नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम HDFC बैंक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मर्जर की न्यूज़ आई, स्टॉक ऊपर गया, फिर से नीचे आया, लेकिन अब भी स्टॉक नीचे ही जा रहा है। तो क्या और गिरावट देखने को मिल सकती है? मेरी एनालिसिस के हिसाब से 1150 का लेवल स्टॉक में नजर आ सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले सेगमेंट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करते हैं। होलसेल बैंकिंग से 27% का रेवेन्यू आता है, रिटेल बैंकिंग से 48.7%, ट्रेजरी से 14.9% और अदर से 9.3%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, इंडिया से 99.4% का रेवेन्यू आता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 0.6% का। अब फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करते हैं। कासा रेशियो 48.2% है, ये लेटेस्ट डेटा है, मार्च 2022 का डेटा है। कासा मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। ये नंबर जितना ज़्यादा होता है उतना ही अच्छा है, क्योंकि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट पे ज़्यादा यहाँ पर आपको ब्याज देना नहीं पड़ता है, तो बैंक के लिए ये सोर्स ऑफ फंड काफ़ी सस्ता हो जाता है। कासा वर्सेस लायबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो ये 36.33% है। बैंक जितना भी पैसा बाहर से उठाती है आगे लोन देने के लिए, उसमें से 36.33% कासा से आता है। यह दर्शाता है कि भाई कासा वर्सेस लायबिलिटीज का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। तो ये नंबर भी जितना ज़्यादा होता है उतना ही बैंक के लिए अच्छा होता है, और ये दोनों नंबर्स ओवरऑल हमें अच्छे नजर आते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बारे में बात करें तो 4.2% है एज ऑफ मार्च 2022, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4 के ऊपर है, काफ़ी हेल्दी है। ग्रॉस एनपीए 1.17% है, ये जितना नीचे होता है उतना ही अच्छी बात है, और यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली है। नेट एनपीए के बारे में बात करें तो 0.32% है, तो क्लियरली इनका जो एसेट क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा नजर आता है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में बात करें तो ये भी हमें 18.9% नजर आता है। तो ओवरऑल इनके जो फंडामेंटल रेशियोज है, फंडामेंटल नंबर्स हैं, काफ़ी अच्छे नजर आते हैं। फिनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू में कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिली है, प्रॉफिटेबिलिटी हमें बढ़ती हुई नजर आती है। जब आपका कारोबार बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो परसेंटेज टर्म्स में 20, 25%, 50% ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती है, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट नंबर्स पर भी फोकस करना ही पड़ता है। लाखों करोड़ों में रेवेन्यू है, इस हिसाब से काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर दिखाई पड़ती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 25.78%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 16.28%, अदर डीआईए 8.28%, एफआईआई 35.62% और रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 14.05% की हिस्सेदारी है, जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 10% की हिस्सेदारी है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें अच्छा ही नजर आता है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें, 39 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 92% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 60% का अपसाइड है, मीडियन 48% का अपसाइड है, और लोअर साइड पे भी देखिए 17% का अपसाइड बताया जा रहा है। इसका मतलब है कि जो थोड़े बहुत एनालिस्ट ये सोच रहे हैं कि स्टॉक में गिरावट हो सकती है, उनके हिसाब से भी 1545 के नीचे स्टॉक नहीं जाना चाहिए था, लेकिन फिलहाल स्टॉक 1300 के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। पीयर कंपैरिजन करते हैं। बैंकिंग में मार्केट कैप के बारे में बात करें तो सबसे बड़ी बैंक है HDFC बैंक। यहां पर वैल्यूएशंस पे फोकस करते हैं। पीई रेशियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्राइस टू बुक रेशियो। प्राइस टू बुक रेशियो 3.05 है। यहां पर आप देख पाएंगे कि एक्सिस बैंक का 1.77 है, इंडसइंड बैंक का 1.45 है। तो इस हिसाब से क्लियरली हमें महंगा तो नजर आता है, लेकिन जब हम क्वालिटी बैंक्स के बारे में बात करते हैं, 3 बैंक्स यहाँ पर क्वालिटी में सबसे ज़्यादा प्रीमियम, यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के बैंक्स के बारे में बात करें, 3 है, HDFC, ICICI और कोटक। तो अगर हम तीनों में कंपेयर करते हैं तो ओवरऑल आपको ये साथ ही चलता हुआ नजर आता है। इनफैक्ट कोटक से आपको ये थोड़ा बहुत सस्ता भी नजर आता है, लेकिन कोटक में हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि भाई वहाँ पर वैल्यू अनलॉकिंग नहीं हुई है। ICICI और HDFC के तो सब्सिडरीज भी लिस्टेड हैं, लेकिन कोटक में ऐसा नहीं है। उसकी रीज़न हो सकता है कि वहाँ पर थोड़ा महंगा वैल्यूएशन है, लेकिन ओवरऑल ये तीनों कंपनी साथ में ही चलती आ रही है, और सेक्टर के हिसाब से तो क्लियरली ये थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक 1300 के लेवल से ऊपर जाकर हमें 1700 तक जाता हुआ नजर आया। नया ऑल टाइम हाई यहां पर देखने को मिला, लेकिन उसके बाद वापस गिरावट देखने को मिली। वापस स्टॉक हमें 1300 पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो आप समझ सकते हैं HDFC बैंक, जिसकी मार्केट कैप 6, 7, 8 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली एक कंपनी है, इसका शेयर इतना ज़्यादा ऊपर और उसके बाद तुरंत ही इतना ज़्यादा नीचे हमें आता हुआ नजर आया। तो क्लियरली बहुत बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिला है। अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। डेली RSI 36 है, आपको वीकनेस नजर आती है। अभी फिलहाल के लिए कोई खास मोमेंटम एक्चुअली नजर नहीं आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे
200 वीक्स के मूविंग एवरेज के आसपास ये ऑलरेडी आ चुका है और वहीं पर ये 2 बार ऑलरेडी सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ नजर आया है। वीकली RSI 38 का लेवल है, यहां पर भी वीकनेस ही नजर आती है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले रेजिस्टेंस को डिस्कस कर लेते हैं। रेजिस्टेंस अभी इसके लिए 1400 का लेवल तगड़ा रेजिस्टेंस हो चुका है। पहले ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था, लेकिन एक बार यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया है, तो अब यही लेवल एज ए रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। डेली चार्ट पर देखेंगे थोड़ा और ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे सपोर्ट था, तो ये लेवल अभी कन्वर्ट हो चुका है रेजिस्टेंस में। यहाँ पर भी लेवल रिटेस्ट होता हुआ नजर आया, यहाँ से देखिए रिटर्न हुआ था, तो 1400 हमारा सबसे पहला रेजिस्टेंस हो जाएगा। उसके बाद भी 1500 के आसपास भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, तो हर 100 लेवल पे आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। सबसे पहला 1400 है। अब सपोर्ट के बारे में बात करें, 1300 का लेवल एज अ सपोर्ट देखने को मिल रहा है। एक्चुअली इंपॉर्टेंट लेवल यही था और यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन भी नजर आती थी जो कि हमें टूटती हुई भी नजर आई, लेकिन फिलहाल यहाँ पर 1300 का सपोर्ट दिखाई पड़ता है। पहले ये ऑल टाइम हाई था, यहाँ से आपको एक अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिला था। यहाँ पर फिलहाल ये 2 बार ऑलरेडी सपोर्ट भी ले चुका है, तो 1300 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरा व्यू ये है कि अगर ये 1300 का लेवल टूट जाता है तो स्टॉक में आपको शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है और स्टॉक हमें 1150 तक आता हुआ नजर आ सकता है। 1150 क्यों? क्योंकि उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है 1150 के आसपास का लेवल ही हमें नजर आता है। अब देख पाएंगे ये लेवल भी आपको मल्टीपल टाइम कंफर्म होता हुआ नजर आया है, तो 1150 नेक्स्ट टारगेट हमारा हो सकता है। तो यहाँ पर मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि चार्ट कैसा बन सकता है। चार्ट इस प्रकार से कुछ आपको बनता हुआ नजर आ सकता है। अभी सेल ऑफ हुआ है, एक रेस्ट कैंडल हुआ, उसके बाद फिर गिरावट हुई है, तो शायद ये वीक भी निकल जाएगा। ऐसे ही आपको ग्रीन कैंडल थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है। 1300 से 1400 के बीच में आपको इस वीक ये ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। शायद अगले वीक भी ऐसा देखने को मिले, लेकिन उसके बाद अगर ये 1300 के लेवल के नीचे जाता है तो यहाँ पर क्लियर कट ये काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगा और स्टॉक में आपको शॉर्ट सेलर्स एंटर होते हुए नजर आएंगे और स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। डेली चार्ट पर भी आप देख सकते हैं गिरावट हुई, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ से एक बार हमें बाउंस देखने को मिला है। अभी फिलहाल निफ्टी भी थोड़ा सा बीच में नजर आता है, 1-2 दिन गिरावट अच्छी खासी हो चुकी है, तो बाउंस करने की वो कोशिश कर रहा है, तो एक हफ्ता निकल सकता है। उसके बाद यहाँ पर अगर गिरावट होती है, 1300 का लेवल अगर आपको टूटता हुआ नजर आता है, तो सीधा ये स्टॉक हमें 1150 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। ये हमें वीकली चार्ट पर भी कंफर्म होता हुआ नजर आता है और मंथली चार्ट में भी हमें ये कंफर्म होता हुआ नजर आया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। सिर्फ डेली चार्ट के बेसिस पे मैं आपको ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, वीकली और मंथली चार्ट पर भी ये 1300 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट नजर आता है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप देखिए ये बहुत बड़ी कैंडल है। जब भी कोई बड़ी कैंडल बनती है, चाहे वो ग्रीन कैंडल हो, रेड कैंडल हो, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो बड़ी कैंडल है उसके हाफ ये 50% है, ये बीच में ही अभी 1300 का लेवल बीच में है। तो अगर ये लेवल टूटता है तो ये जो आपको तेज़ी देखने को मिली है वो इनवैलिड होती हुई नजर आती है। ये एक आप समझ सकते, सीख सकते हैं कि कभी भी चार्ट में आपको ऐसा नजर आए तो यहाँ पर एक बड़ी कैंडल आपको देखने को मिली, उसका हाफ से अगर ये रिटर्न हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर ये हाफ से अगर नीचे जाता है जो कि 1300 का लेवल है, तो इस हिसाब से भी स्टॉक में 1300 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आता है। तो मेरी एनालिसिस तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो ऐसे सिचुएशन में करना क्या चाहिए भाई, अभी शॉर्ट टर्म या फिर मिड टर्म के लिए पोजीशन बनाने से बचना चाहिए। कोई ट्रेड यहाँ पर नहीं लेना चाहिए क्योंकि स्टॉक अभी एक रेंज में फंसा हुआ है। 1400 के ऊपर हम यहाँ पर बुलिश हो सकते हैं, वो भी थोड़ा बहुत बुलिश हो सकते हैं, लेकिन 1300 के नीचे जैसे ये जाता है हम यहाँ पर अच्छा खासा बियरिश होने के बारे में सोच सकते हैं। और एज अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के बारे में बात करें, मेरे हिसाब से बैंक में कोई खराबी नहीं है। आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पर कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं और निवेश करने के बारे में भी सोच सकते हैं। लेकिन कुछ यहाँ पर जो एग्जिट करना चाहते हैं, एग्जिट स्ट्रैटेजी भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कि यहाँ पर एक प्री प्लान्ड एग्जिट रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। तो उनके लिए भी मैं एक एग्जिट स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगा कि जैसे ही आपको एक वीकली क्लोज 1300 के नीचे मिल जाता है, आप यहाँ पर एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं। ये हर एक के लिए नहीं है, मेरा मानना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को यहाँ पर एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो कि टेक्निकल्स को अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं और प्रॉपर एग्जिट चाहते हैं, उनके लिए मैंने ये शेयर कर दिया है कि 1300 के नीचे अगर वीकली क्लोज मिलता है तो आप एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं। पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, शेयर होल्डिंग अच्छा है, DIS का स्टेक भी अच्छा खासा बढ़ चुका है, ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिली है और मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट हमें बुलिश नजर आते हैं। वो कंपनी पर बुलिश चल रहे हैं, स्टॉक में फिलहाल गिरावट चल रही है। जो एनालिस्ट जब भी कोई टारगेट देता है वो जनरली टारगेट देता है
फंडामेंटल्स को देखकर, जनरली क्या वो फंडामेंटल्स को और वैल्यूएशन को देखकर ही टारगेट देता है, वो टेक्निकल्स को देखकर टारगेट नहीं देता है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि भाई यहाँ पर एनालिस्ट बुलिश है, मतलब वो बुलिश यहाँ पर बिजनेस को लेकर बुलिश है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, टेक्निकल्स बहुत ही ज़्यादा वीक है, 1300 का लेवल ये पिछले 2-3 साल का लेवल पे आ चुका है, ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है और यहाँ पर वीकनेस भी दर्शाता है। FIA का स्टेक कंटिन्यूसली कम हो रहा है और वैल्यूएशन हमें प्रीमियम नजर आता है। अगर हम पूरे बैंकिंग सेक्टर का PB रेशियो देखेंगे उस हिसाब से ये प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में करना क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए वीक है, अवॉइड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। मेरा मानना है, मैं तो भाई बायस्ड हूँ फिलहाल के लिए तो, कि भाई मैंने दिमाग में जो चार्ट बन रहा है फिलहाल वो मेरे हिसाब से वीक है। जब तक ये 1400 के ऊपर नहीं जाता है तब तक मैं ज़्यादा यहाँ पर बुलिश नहीं होने वाला। तो अब तक मैं यही साइड में रहूँगा कि अगर कहाँ पर जाएगा कोई पूछेगा तो मेरे हिसाब से 1300 के नीचे जा सकता है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि भाई वेट कीजिए, 1150 के आसपास मिल सकता है। लेकिन अगर आपने बिल्कुल भी खरीदारी नहीं की, HDFC बैंक को खरीदना चाहते हैं तो 1300 भी काफ़ी अच्छा प्राइस है जहां पर आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर आपको यहां पर प्रॉपर एग्जिट स्ट्रैटेजी चाहिए तो वो भी हमने चार्ट पर डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन को मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।